वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली जो सीरीज़ हमने शुरू की है कि गुर्बत से कैसे निकलना है, आज है उसका डे 3। पर इसके लिए तो किसी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए ना यार, और तुम लोग तो अभी तक डॉक्यूमेंट्स में फंसे हो। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस टेम्पलेट में सीवी बनाएंगे जो तुम्हारी प्रोफाइल को हायर एक्सेप्टेंस रेट पे पहुँचा देगा। चलो शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट। तो नंबर 1 पे जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अगर तो आप इंटर की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो बीएस के लिए, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको चाहिए होंगे अपने इंटर के डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर हमारे पास चलेगा सबसे पहले तो हमारा रिजल्ट कार्ड। इसको हम रिजल्ट शीट बोलते हैं या फिर रिजल्ट कार्ड भी बोल सकते हैं, मार्कशीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो जाना जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो। और सेकंड है ये वाला जो हमारा होता है फाइनल डिग्री, जिसके ऊपर हमारे पास ये जो लगा होता है ना, ये वाला स्टैम्प। इसको वहाँ पर कभी कभी उन्होंने डिग्री भी मेंशन किया होता है, पर डिग्री नहीं भी मेंशन तो कभी कभी सर्टिफिकेट भी मेंशन किया होता है। तो वहाँ पर जाकर अपना जो है कॉलेज से जो मिलते हैं ना सर्टिफिकेट्स वगैरह, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो ऐड नहीं करना है, उसकी जगह ये ऐड करना है, ठीक है। इसको भी डिग्री को ही सर्टिफिकेट वहाँ पे बोल रहे होते हैं वो। और अच्छा, अभी ना 2-3 बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम एफएससी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक मैट्रिक की बेस पे कर सकते हो, लेकिन वो हर जगह का नहीं मुझे पता। अकॉर्डिंग टू माई जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप जो हो मलेशिया वगैरह में, थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह में जो है ना एशियन कंट्रीज़, वहाँ पर आती हैं मतलब इंटर के लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह, ये डिप्लोमा आते हैं 2-2 साल के, तो उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो मैट्रिक के बेस पे। और सेम मैट्रिक के लिए भी सेम यही चीज़ होने वाली है कि आपने अपने जो है मैट्रिक का जो है डिग्री और जो है उसका रिजल्ट शीट वो वहाँ पर सबमिट करवाओगे। ओके, तो नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स हो गए हमारे ये वाले। और अभी हम बात करते हैं मास्टर के लिए। मास्टर के लिए आपको चाहिए होगी अपनी बीएस की डिग्री और बीएस का ट्रांसक्रिप्ट। जो ट्रांसक्रिप्ट होती है ना, वो फाइनल वाली ट्रांसक्रिप्ट लगाना जिसके अंदर पूरे 8 सेमेस्टर का जो हमारा रिजल्ट होता है वो होता है। और अगर इन केस अगर आपके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो। मैंने जो अपनी डिग्री है ना, मतलब हमारी डिग्री भी बहुत लेट मिलती है, तो मैंने अपनी डिग्री जो है अर्जेंट बेसिस पे निकलवा ली थी। तो उसका सीन ये है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आपने जल्दी में अप्लाई करना है, तो आप अपने जो है यूनिवर्सिटी वहाँ से होप सर्टिफिकेट निकलवा लो। वो होता है जिसके बेस के मतलब वो एक निकाल के दे देते हैं कि अच्छा ये बच्चे के पास ट्रांसक्रिप्ट भी है, इसका वो भी कंप्लीट है, इसके बाद डिग्री बनने में थोड़ी देर हो गई है, इस तरह से मतलब कुछ तो लिखते ही होंगे वो उसके अंदर, तो वो दे देते हैं, उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, इसके काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये भी हो रहा था कि यार किस तरह से मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर आ रहे हैं और ये सब हो रहा है, तो आपका जीपीए कितना है ये देख लो। मैं आपको अपना जीपीए दिखा देती हूँ। ये है मेरा जीपीए, देख रहे हो, 3.64। और मुझे नहीं पता कि इन्होंने मुझे B+ ग्रेड क्यों दिया है, जबकि 3.64 में तो यूके में मेरा 2:1 बन रहा है, मतलब एक बहुत अच्छा मतलब बन रहा है। मुझे नहीं पता इन्होंने मुझे B क्यों दिया, लेकिन इनको मुझे A+ देना चाहिए था। वेल इट्स ओके, हम काम चला लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ अब हमारे पास आती है इसकी अटेस्टेशन की, कि डिग्री को अटेस्टेड करवाना है कि नहीं करवाना। मैंने अपनी डिग्रीज अटेस्टेड करवाई हुई हैं, उसकी रीज़न मैं तुम्हें बता देती हूँ। अगर तो तुम अटेस्टेड करवाते हो तो तुम्हारी जो प्रोफाइल है वो एक बहुत अच्छे लेवल की मानी जाती है। मतलब नंबर 1 तो उनको ये चीज़ तो कंफर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि ये बच्चे की फेक डिग्रीज हैं या नहीं, ठीक है। यहीं पर बात तो तुम्हारी नंबर 1 तो एक यही बात हो ही जाती है ना तुम्हारी अच्छी प्रोफाइल के लिए। ओके, तो अभी सेकंड थिंग इसके करवाना ज़रूरी भी है कि नहीं। अगर तो तुम अप्लाई कर रहे हो ना यूके, यूएसए या किसी भी इंग्लिश कंट्री के लिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये वो इधर उधर, तो तुम्हारी ज़रूरी हैं। तो मतलब वो अक्सर वो ही बोल देते हैं, उनकी साइट के ऊपर ही मेंशन होता है कि आपको जो है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। और कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि उन्होंने ये लिखा होता है कि सिर्फ अटेस्टेड नहीं, मोफा अटेस्टेड सबमिट करवाने हैं। अभी अटेस्टेशन के अंदर भी 2-3 तरह की अटेस्टेशन होती है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, और जो अगर तुम कर रहे हो एशियन कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई, ठीक है, जिस तरह के है चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए जो है तुम्हें ज़रूरी नहीं है, उसके लिए तुम्हें अटेस्टेशन ज़रूरी नहीं है। उसके अंदर तुम सिर्फ और सिर्फ नोटराइज डॉक्यूमेंट से भी काम चला सकते हो। अब नोटराइज क्या होता है? नोटराइज होता है कि तुमने जाना होता है ये जो हमारे होते हैं ना लॉ फर्म्स वगैरह, जिस तरह समझ लो जहाँ पे वकील वगैरह होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, माइंड में नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। तो वहाँ पर ना उनके पास स्टैंप होती है, कोई एक स्पेसिफिक ग्रेड का ऑफिसर होता है, क्या 17वें आई थिंक, उसकी स्टैंप लगवानी होती है, ठीक है। तो उसको नोटराइज कहते हैं। मैंने कभी नोटराइज कराया नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बाकी तुम इसके बारे में सर्च कर लेना। तो मैं इसकी जो होती है ना, एक होती है वो वाली अटेस्टेशन जो हमारी डिग्री की जो पीछे से मेन होती है ना हेड, वो हमें करके देती है। जिस तरह के सपोज करो जो मेरा इंटर और मैट्रिक की जो अटेस्टेशन कहाँ से होगी, जाहिर की बात है आईबीसीसी और 22 लाहौर से होगी, क्योंकि हमारी जो डिग्री है वो 22 लाहौर वालों की होती है। अब मैं लाहौर से हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ उसके हिसाब से, ठीक है। ये देखो, ये पीछे लगा कर देते हैं, ये देख रहे हो, ये इनका अटेस्टेशन प्रोसेस है। ये कोड है ना, इस कोड के थ्रू जो है वो हमारी डिग्री
जहाँ पर भी हम दिखाएंगे तो इस कोड के थ्रू वो पता करवा लेंगे कि ये हमारी अटेस्टेशन रियल है कि नहीं। ओके, और इसी तरह से सेम जो है मार्कशीट के ऊपर भी होती है। मैंने मार्कशीट नहीं करवाई क्योंकि मार्कशीट इतनी ज़्यादा नहीं ज़रूरी होती हमारे इंटर और मैट्रिक के बेस पे, क्योंकि मैं तो वैसे मास्टर के लिए जा रही हूँ तो मुझे इतना ज़रूरी नहीं था। और दूसरी बात है कि इसके ऊपर ऑलरेडी सारा रिजल्ट मेंशन होता है, तो हमें इसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने मार्कशीट को भी करवाएं। जिस तरह देखो ये मेरी मास्टर्स की है, FSC की है, तो इसके ऊपर भी मैंने करवाई थी। अब सेकंड है बैचलर और मास्टर, ये इस तरह से बैक साइड पर लगती है। ये देखो ये जो है मैंने HEC से करवाई है और ये भी HEC से करवाई है, ठीक है। तो क्योंकि अब हमारी डिग्री जो आती है नेक्स्ट BS लेवल की, वो थोड़े हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में चली जाती है, तो वो HEC से अटेस्टेड होती है। अब सेकंड थिंग ये कि अटेस्टेशन, जिसका मैं तुम्हें बोला कि 2-3 तरह की होती हैं। अगर तुम्हें अपनी मैट्रिक और इंटर की अटेस्टेशन करवानी है तो पहले तुम्हें जाना पड़ेगा IBCC, उसके बाद तुम करवाओगे 22 लाहौर से। और अगर तुम्हें अपनी BS की डिग्री और मास्टर की डिग्री या PhD की डिग्री अटेस्टेड करवानी है तो उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा HEC, ठीक है। और उसके बाद जब ये सारी डिग्री टेस्ट हो जाएंगी फिर तुम्हें जाना पड़ेगा मोफा जो है सबसे ज़्यादा हायर वाला हमारा होता है, जिसके हमारी फाइनलाइज होती हैं सारी डिग्री। उसके अंदर भी अब 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है कि तुमने अटेस्टेशन करवानी है और दूसरा होता है तुमने अपोस्टाइल करवाना है, ठीक है। ये कोई ऐसी कंट्रीज होती हैं, जैसे इटली है ना, अक्सर जो इटली के वीज़ा प्रोसेस के लिए, ठीक है, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि उसके एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए भी तुम्हें अटेस्टेशन चाहिए होती है, ज़रूरी नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी के अक्सर पोर्टल पे मेंशन होता है। बट वीज़ा प्रोसेस के लिए तो कंफर्म है कि तुम्हें मोफा अटेस्टेशन चाहिए होगी या अपोस्टाइल चाहिए होगी तुम्हें ना मोफा से। इटली के प्रोसेस के लिए मेन है ये वैसे। और बाकी जो किस किस कंट्री के लिए वो मैं कुछ कह नहीं सकती, पर मैं तुम्हें जो है रियलिटी चेक यही दूंगी कि भाई देखो, चाहे तुम एशियन कंट्री में मूव हो रहे हो या तुम दूसरी इंग्लिश कंट्रीज़ में मूव हो रहे हो, तो तुम अपनी डिग्रीज को टेस्टेड करवा कर रखो। कल को तुम्हें नहीं बता के हो सकता है तुमने एशियन से मूव करने का सोचो यूरोप या फिर UK या US वाली साइड पे, तो फिर तुम क्या करोगे, वापस पाकिस्तान आके सारे स्यापों में खपोगे, क्योंकि ये डिग्रीज का बहुत लंबा चक्कर होता है। इतना तमाशा करते हैं ना यार ये लोग, इतनी गर्मियाँ हैं लाहौर में, और तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते मैंने किस मुश्किल हालात से गुजर के अपनी ये डिग्रीज अटेस्टेड करवाई हैं। इतनी लंबी लंबी लाइनों में लग के इतना खपाते हैं, लेकिन HEC वाले इतना नहीं खपाते, उनका ऑनलाइन सिस्टम भी हो जाता है। तुम्हें अगर ये चाहिए होगा ना, अगर मतलब अपनी डिग्री अटेस्टेड करवानी होगी, समझ नहीं आ रही होगी, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि किस तरह से अपनी डिग्री अटेस्टेड करवाते हैं। ओके, अब हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के बाद आते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, जो कि हमारे नेसेसरी होते हैं और अक्सर पोर्टल के ऊपर भी हमें अपलोड करने होते हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। ये किसी भी कंट्री के लिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये UK के लिए है, US के लिए है, या ये एशियन कंट्री के लिए है, या ये हर कंट्री के लिए। आपने कहीं पर भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जाना है, आपको डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवाने ही पड़ेंगे। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, ये मुझे पिछले साल से मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है तब से सारे डॉक्यूमेंट्स हमने कंप्लीट कर रही हूँ, और कोई ना कोई अभी भी निकल ही आता है। हर किसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अलग अलग पोर्टल के मुताबिक मैं जाकर फ़ौरन में डॉक्यूमेंट्स बनवा रही होती हूँ। ओके, तो अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट एक प्रॉपर वाला होता है जो कि जाके किसी हॉस्पिटल वगैरह से बनता है, और उसकी एक डेडलाइन भी होती है, वो एक्सपायर भी हो जाता है कि इतने टाइम का वो टाइम लिमिट देते हैं कि इतने महीनों बाद या इतने साल बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो मेरे पास वो बनवाने का भी टाइम नहीं था और मुझे बहुत ज़रूरी अप्लाई करना था, इसलिए मैंने उसके लिए एक जुगाड़ लगवाया और मैंने निकलवाया एक HEC का, कोई पता नहीं उनके पोर्टल के ऊपर था वो HEC का ना मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मैंने वही निकलवा कर उसी को फिल करवा कर नीचे ये देखो डॉक्टर की मैंने स्टैंप लगवा ली जाकर, ठीक है। तो इससे भी मेरा काम फ़िलहाल के लिए मेरा काम चल गया। अभी एक और चीज़ है। अच्छा, अब बात आती है कि हमारे पास चाइना और जापान का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ना, उसके लिए उनके अपने पर्सनल उन्होंने दिए हैं अपने पोर्टल के ऊपर मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको वही डाउनलोड करके उसी को फिल करवाना होता है और उसी के ऊपर स्टैंप लगवानी होती है। ये देखो, ये है किसका है, ये भी पता नहीं, मैंने निकलवाया था, इतने सारे मैंने निकलवाए हुए, इतने डॉक्यूमेंट जमा किए हुए, क्यों मुझे बात खुद नहीं पता क्यों ये सब मैंने किया हुआ है। वेल आई थिंक ये है हमारे पास चाइना का। ओके, तो गाइस ये पीछे शोर आ रहा है ना, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ये हमारी ज़रा ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा फजूल है। तो ओके, तो ये है हमारे पास चाइना का सर्टिफिकेट। चाइना के लिए जो हमारा यूज़ होता है ना, ये इस तरह का कुछ होता है, ये इनका पूरा फॉर्म होता है, ये मैंने फिल करके ना नीचे स्टैंप लगवाई है, ठीक है ना। इस तरह तुम भी करवा सकते हो, किसी भी हॉस्पिटल से जाके सिंपल बस इसको फिल करो, जाकर उनको बोलो वो स्टैंप लगा देंगे। और जो है ये जापान के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि कल को तुम्हें ये मत लगे कि यार अब हमारे सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे तो ये वाली चीज़ हमारी गलत हो गई और इसलिए हमारा एडमिशन रुक गया। अच्छा, अभी नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है पुलिस क्लियरेंस। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ना, वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और ज़्यादातर जो है ये
इटली वगैरह में, जर्मनी वगैरह में, ये इस ऐसे वाली कंट्रीज़ में मांगी जाती है मोस्टली, और ज़्यादा अक्सर ये वीज़े के प्रोसेस में मांगी जाती है। लेकिन कोई कोई ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एट एप्लीकेशन प्रोसेस के जो टाइम होता है उसके टाइम पे भी मांग लेती हैं। वो कहती हैं कि आप अपना पुलिस क्लियरेंस बता दो। ये देखो, ये है मेरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये जो है ना हमें पुलिस डिपार्टमेंट से मिलता है। ये चले में ना क्या बोलते हैं इसको, खिदमत मरकज़ करके कुछ बने हुए हैं जहाँ से ये निकलते हैं, लाइसेंस वगैरह निकलते हैं, वहाँ से जाकर ये आप बनवा सकते हो। वहाँ पर जाना, कहना है मैंने पुलिस क्लियरेंस बनवाना है, तो वो आपको बना देंगे और 1 हफ्ते के अंदर आपके घर भेज देंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद आता है हमारा रिकमेंडेशन लेटर के। सबसे ज़्यादा आ रहा था कि यार रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनवाते हैं। रिकमेंडेशन लेटर हम लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, जहाँ से हमने डिग्री कंप्लीट की होती है ना, उनको जाके हम बोलते हैं भाई हमने बाहर जाना है, इस कंट्री के लिए हम अप्लाई करें, आप प्लीज़ हमें रिकमेंडेशन लेटर दे दो। जो कि वो देने के अंदर बहुत तमाशे करते हैं, पर क्योंकि हम ढीठ हैं तो हम भी लेके रहेंगे। बस इसलिए मैं भी ढीठ थी तो मैंने ले लिए। ओके, तो ये देखो, ये रिकमेंडेशन लेटर है, कुछ इस टाइप का होता है ये, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने सब कुछ मेंशन किया होता है कि जी ये बच्चा बाहर जा रहा है हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़कर, ये वो ब्ला ब्ला, ये वाली सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो इसके लिए आपको ना डिपेंड करता है। मैं आपको जो बोलूँगी कि आप 3 रिकमेंडेशन लेटर लेना 3 डिफरेंट प्रोफेसर से। अब अगर वो बच्चे जो कह रहे हैं कि हम तो हैं मास्टर के सॉरी हम तो इंटर में थे, ठीक है, और अभी हम बैचलर्स पे जाना चाह रहे हैं, तो हम रिकमेंडेशन लेटर कहाँ से लेंगे। आप रिकमेंडेशन लेटर वहाँ से लोगे अपने स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी मतलब आपने पढ़ा है, ठीक है। और BS लेवल जो है अपना यूनिवर्सिटी से लेगा, और मास्टर लेवल भी अपना यूनिवर्सिटी से लेगा सेम वे में। इन केस के अगर आप चाह रहे हो कि आप कहीं पर जॉब करते हो, ठीक है, और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपको रिकमेंडेशन लेटर नहीं दे रहा, तो आप उसको फारिग करो, आप जाके अपने जॉब वाले बंदे से रिकमेंडेशन लेटर ले लो। क्योंकि बेसिकली हमें बस अपना जो लेटेस्ट हमारा द मोस्ट लेटेस्ट जो लास्ट वन वाला हमारा होता है ना इंस्टीट्यूट, हमें वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। तो आप अपने जॉब वाले बंदे से ले लो, बता देगा भाई इस बच्चे में ये वाली सारी स्किल्स हैं, इसको इंग्लिश बोलनी आती है और ये जो है बहुत अच्छे से काम कर सकता है इसके, और जो इसकी अपनी डिग्री है ये सारा काम है, मतलब ये सब बस उन्होंने आपका वो लेना होता है, कंफर्मेशन देनी होती है, तो वो कोई भी दे देगा। मैंने 3 अलग अलग किस्म के रिकमेंडेशन लेटर बनवाए हुए हैं। ओके, मतलब 3 अलग अलग प्रोफेसर से, क्योंकि अक्सर वो 3 लोगों के मांग लेते हैं कि 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो आता है हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और सब कहते हैं यार आपने कैसे बिना आइल्स से किया, आपने कैसे बिना आइल्स से किया। मैंने बिना आइल्स के किया है, पर मेरे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी था। अब MOI में और आइल्स में डिफरेंस क्या, सुन लो। आइल्स होता है ना वो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक जो है इदारा है जहाँ से हम ये इंग्लिश सर्टिफिकेट लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है हमारे पास जो हमारा इंस्टीट्यूट है, ज़्यादातर जो है ना BS लेवल के लिए आइल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक अगर आपने इंटर किया और आप BS पे जाना चाह रहे हो तो आपसे आइल्स मांगेंगे, क्योंकि आपकी क्लास इतनी छोटी थी, आपने इंटर किया। अब उनको पता है इस बच्चे को, मतलब उनको कन्फर्मेशन नहीं हो रही ना कि पता नहीं इस बच्चे की इंग्लिश अच्छी भी होगी या नहीं, ये वहाँ के पढ़ भी सकेगा, समझ भी सकेगा। इस वजह से वो आपसे आइल्स की रिक्वायरमेंट करते हैं। पर BS लेवल के बाद वो आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं करते। उनको पता है बच्चा मास्टर पे आ रहा है, 4 साल की डिग्री की, और अब कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो उर्दू मीडियम में, हिंदी मीडियम में, इस तरह के अपने ही किसी मीडियम के अंदर वो पढ़ा रहे हो बच्चों को, इंग्लिश में ही पढ़ा रहे होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने यूनिवर्सिटी जाना है और आपने उनको बोलना है कि भाई मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए, और वो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बना देंगे। MOI जिसको बोलते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इसको बोलते हैं। तो मैंने कैसे अप्लाई किया मैं आपको बता देती हूँ। जब भी मैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे कभी भी मैं अप्लाई करती हूँ ना, तो अगर वहाँ पर इंग्लिश रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी होती है ना, तो उसके नीचे उन्होंने मेंशन भी किया होता है आइल्स, PT या टोफल कोई सा भी, तो मैं उन सारों को ना स्किप करा के अदर में आ जाती हूँ और जाकर अपना ये जो है सर्टिफिकेट इसको अपलोड कर देती हूँ। ओके, अच्छा, उसके बाद अभी हमारे पास आता है एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि है हमारा डोमिसाइल। तो ये हमारा जो डोमिसाइल है ये भी मतलब चाहिए होता है, अक्सर चाहिए होता है और अक्सर नहीं भी चाहिए होता। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी डॉक्यूमेंट्स की निस्बत, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो मैंने इसको ज़रूर अपलोड किया, क्योंकि उसके अंदर रिक्वायरमेंट थी डोमिसाइल की, और आई थिंक वो सऊदीया वाली ही यूनिवर्सिटीज़ होंगी। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, FRC भी चाहिए होता है, और अगर आपकी शादी हुई तो आपको MRC चाहिए होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें। उसके बाद अगर आप UK में जाना चाह रहे हो या किसी भी इंग्लिश कंट्री में जाना चाह रहे हो या यूरोप में जाना चाह रहे हो, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट या ये जो है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट एफिडेविट भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी हमें चाहिए होगी। ये हमें क्यों नहीं चाहिए होती, सिर्फ इसका एक चांस है जो हमें नहीं चाहिए होगी, वो ये कि अगर हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जाने, अगर हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जाने हमें बैंक स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो जर्मनी हो, वो UK हो या कोई भी कंट्री हो, हमें वहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।
फुली फंडेड में और 100% फंडेड में डिफरेंस होता है। 100% जो फंडेड स्कॉलरशिप होती है ना, वो ये होती है कि आपकी फ़ी 100% माफ़ होगी, बाकी आपके पास कुछ नहीं होगा, ना आपके टिकट फेयर वो उठाएंगे, ना अकोमोडेशन, ना लिविंग, कुछ नहीं, वो आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। और जो फुली फंडेड होती है उसमें ये होता है कि आपका टिकट भी खुद ही आपको देंगे, ठीक है, आपका वीज़ा प्रोसेस भी, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी खुद ही देंगे, आपका अकोमोडेशन खुद होगा, लिविंग अलाउंस वो आपको देंगे, स्टाइपेंड देंगे, एक्सपेंस देंगे, सब कुछ वो आपका कवर करेंगे। वो होती है 100% स्कॉलरशिप की, वो नहीं सॉरी, वो होती है फुली फंडेड स्कॉलरशिप। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमें इसके लिए जो है अक्सर मतलब वीज़ा प्रोसेस के लिए भी टीबी टेस्ट चाहिए होता है। वो जो मैंने मेडिकल रिपोर्ट आपको दिखाई है ना, वो मैंने ज़रूर जल्द अर्जेंट बेसिस पे बस काम चला लिया था उसके साथ, वरना उसके अंदर 2-3 टेस्ट लगते हैं। इस तरह एक्सरे वाला टेस्ट लगता है, चेस्ट एक्सरे, और टीबी टेस्ट लगता है, और कोई होता है हाइपेटाइटिस वाला, आई थिंक कोई वो वाला टेस्ट लगता है। वो तो खैर जब आप बनवाओगे ना अपना किसी जाके इदारे से, मतलब किसी स्पेसिफिक जो उनके होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ से जाके जब आप मेडिकल बनवाओगे उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से वाले चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, देख लेते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो हमारा पासपोर्ट। यार इसके बगैर तो तुम अप्लाई नहीं कर सकते, कर भी दोगे ना, यकीन मानो तुम्हारी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उनको पता होगा यार बच्चे के पास अभी तो पासपोर्ट ही नहीं, इसको वीज़ा कैसे दें हम। अच्छा, उसके बाद मैं तुम्हें बता देती हूँ और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं चाहिए होती हैं और तुम्हारी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकती हैं, ठीक है। जिस तरह के ना देखो, अगर तो तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेशन है, वो कोई भी हो सकती है, वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन हो सकती है, वो कोई ऐसी स्किल हो सकती है जो तुमने फिजिकल ली है या अपनी डिग्री के बाद ली है या ड्यूरिंग तुमने अपनी डिग्री ली है, कुछ भी, ठीक है, तुम उसको डालोगे ना, वो तुम्हारी प्रोफाइल को बहुत अच्छा बना देगी। जिस तरह मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने ना एक दफ़ा नेपटेक का कोर्स किया था। अगर तुम लोगों को पता होगा, नेपटेक एक हमारे पंजाब में एक इदारा है, ये मरीम नवाज़ वगैरह की तरफ से, ठीक है। तो ना ये फ्री कोर्सेज करवाता है, 3 मंथ्स के स्किल बेस होते हैं। तो ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का किया था, क्योंकि मेरी कंप्यूटर साइंस मेरी फील्ड है, तो उसका ये सर्टिफिकेट है। तो मैं ये हर जगह अपलोड करती हूँ, उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, ठीक है। मतलब ये मेरी प्रोफाइल को अच्छा बनाता है। नेक्स्ट, जो अब मैंने जो सी भी कोई इवेंट्स अटेंड किए हैं या मैंने कुछ भी किया है, तो मैं उसकी भी जितनी भी डिटेल्स हैं वो भी डालती हूँ। इस तरह सपोज करो मैंने एक दफ़ा डेफ फेस्ट, वैसे मुझे पता है कोई बाकी बड़ी बात नहीं है डेफ फेस्ट अटेंड करना, बट मैंने क्योंकि किया तो मैं इसका डालती हूँ कि यार देखो मैं इस तरह के इवेंट्स में भी इन हूँ, ठीक है। तो मैं ये सब भी डाल देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आएगा हमारे पास सीवी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैं तुम्हें बताती हूँ, सीवी ना मेरे पास आई थिंक एक कॉपी पड़ी होगी सीवी की, हियर इट इज़। ये है वो सीवी जिसका हर जगह पर चर्चा है भाई, ये है वो सीवी। इसका मैंने ना हार्ड कॉपी निकलवाई थी क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। तो ये है बेसिकली यूरोपास की सीवी, ठीक है। यूरोपास इज़ अ टेम्पलेट जिसके अंदर हम सीवी बनाते हैं, और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेम्पलेट है। लाइक इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है, सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए नहीं है यूरोपास पूरे मुल्क दुनिया के लिए है। मतलब अगर तुम दुनिया में कहीं भी अप्लाई करो तो जो यूरोपास की सीवी की वर्थ है ना, वो किसी और सीवी की नहीं है। वो इस सीवी को बहुत अच्छा समझते हैं। इस टेम्पलेट के अंदर अगर तुम सीवी बनाते हो तो तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाता है। मतलब उसका फॉर्मेट इतना अच्छा है और उसको समझने का तरीका भी बहुत ईजी है। अगर तो तुम्हें नहीं समझ में आएगी तो तुम मुझे बताना, नीचे कमेंट कर देना, और मैं तो नेक्स्ट वीडियो यूरोपास की सीवी के ऊपर बना दूँगी कि कैसे बना सकते हो। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या कवर लेटर। अब तुमने इन तीनों चीज़ों को सेम नहीं करना। मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आई, टू बी ऑनेस्ट वाली बात है, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आई। उसकी रीज़न ये थी कि ना देखो, मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही थे, सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ पूरा था, पर मेरे पास जो मोटिवेशन लेटर और जो मेरे पास था एसओपी अगर होता था, या मोटिवेशन लेटर लिखा होता था उन्होंने, या फिर उन्होंने कवर लेटर लिखा होता था, तो मैं सबको एक ही बना के भेज देती थी। जो मेरे पास स्टेटमेंट और पर्पस मैंने बनाया हुआ था उसके बाद मोटिवेशन लेटर लिखती थी, वो भेज देती थी। फिर अगर कवर लेटर चाहिए होता था तो फिर मैं कवर लेटर लिखती थी और वो भेज देती थी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। 3 चीज़ें अलग अलग डिफरेंट होती हैं। अब तुमने ये करना है कि जाके इनके टेम्पलेट सीखने हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम बना सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह जहाँ तक मेरा मतलब मानना है ना, वो ये है कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है उसमें मैं हमेशा ये मेंशन करती हूँ कि भाई मैं वहाँ क्यों आना चाहती हूँ, ठीक है, मेरा पर्पज़ क्या है वहाँ आने का, कि मैं वहाँ पर आकर करूँगी क्या, ठीक है। मैं उनके जाकर माहौल में ऐसा क्या ही ख़ास काम कर दूँगी, उनके इन्वायरमेंट में जाके ऐसा क्या ही मतलब अपनी इनोवेशन दिखा दूंगी, समझ रहे हो, इस तरह से। अब एक होता है मोटिवेशन लेटर जिसके अंदर तुमने ये बताना होता है कि तुम वहाँ उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कितने मोटिवेट हो, ठीक है, और तुम्हारी क्या क्या स्किल्स हैं, जो तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा क्या है जो वो उनके उस स्पेसिफिक कोर्स के साथ मैच कर रहा है और तुम उसके लिए परफेक्ट मैच हो, ठीक है।
और तीसरा होता है हमारे पास कवर लेटर, वो भी थोड़ा इसी टाइप का होता है। मतलब ये तीनों होते तकरीबन एक टाइप के, लेकिन सेम नहीं होते, ये बात याद रखना। अभी आती है बात क्या, हम जीपीटी से अपना मोटिवेशन कवर या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनवा सकते हैं? नहीं बनवा सकते। उसकी रीज़न ये है, एक सेकंड वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि वो एआई है और वो उसी वक्त रिजेक्ट कर देते हैं। उनको तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, उनको वो एआई का घिसा पिटा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चाहिए, ठीक है। वो जानना चाहते हैं कि तुम क्या ऐसा कर सकते हो आके उनकी कंट्री में, ऐसी क्या स्किल्स हैं तुम्हारे पास। सिंपल सी बात है, तुमने चैटजीपीटी का यूज़ कर सकते हो, पर कहाँ कर सकते हो, जब तुम अपना लेटर पूरा बना लो अपने ही माइंडसेट के साथ, उसके बाद तुम उसमें जाके कहो भाई अब इसको इन्हेंस करो, अब इसके अंदर जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो रिमूव करो, ठीक है। पर ये नहीं कर सकते तुम कि तुम बोलोगे नहीं यार पूरा लेटर मुझे पका पकाया बना कर दे दो और मैं जाके पेस्ट कर दूँ। तुम खुद सोचो, वो खुद तो इंसान तो है नहीं, ठीक है, वो सबके लिए अलग दिमाग यूज़ नहीं कर रहा, वो वही डाटा को अगेन एंड अगेन एंड अगेन रीयूज़ करी जा रहा है जो वो सब लोगों को दे रहा है, ठीक है। तो वो 1 मिनट में पता लग जाता है, इतने सारे प्लेजरिज्म टूल्स हैं जहाँ से आपको पता लग जाता है कि ये एआई डिटेक्ट किया हुआ है, मतलब एआई डिटेक्ट कर लेता है वो कि ये जो डाटा है वो चैटजीपीटी वगैरह टाइप की जो साइट्स हैं वहाँ से बनवाया गया है। तो मेरा तुम्हें यही कहना है कि तुम काइंडली अपने जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो खुद से बनाओ, तुम बिल्कुल भी चैटजीपीटी का सहारा नहीं लो। उसके लिए तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें गाइड कर दूंगी। अगर तुम्हें किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछने तो मुझे कमेंट में कर दो, वरना मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दी कि किस तरह का करते हैं। जिस तरह मैं तुम्हें बताती हूँ अपनी कहानी, ठीक है। मैंने मोटिवेशन लेटर जब बनाया या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जब बनाया, मैंने उसमें क्या किया कि मेरी जो बैक एंड की सारी कहानी थी कि मेरे अंदर कहाँ से मोटिवेशन आई और मुझे कहाँ से लगा कि मुझे कंप्यूटर साइंस में आना चाहिए। उसके बाद मैंने ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट किए जिसकी वजह से मेरा मज़ीद इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैंने कहा भाई अब तो मैं अब मज़ीद इस वाली फील्ड में चली जाऊँगी, अब मैं ये कर दूँगी। फिर मैंने ऐसा क्या किया, फिर मैं क्या किसी जॉब में चली गई, क्या मैं किसी फ्रीलांसिंग में चली गई, मतलब मैंने क्या क्या किया ना सारा अपना मैंने बताया कि भाई फिर मैंने ये भी किया, फिर मैंने इस बंदे को देखा, इस बंदे ने मुझे इंस्पायर किया, फिर ऐसा हुआ, फिर मतलब इस तरह करके पूरी कहानी मैंने बना दी। उसके बाद फिर मैंने उसको जो छोटे छोटे ड्राफ्ट्स बनाए थे उसमें से मैं डाटा कलेक्ट कर करके उसको एक जो है पूरा पैरा में करती गई और उसके बाद मैंने जीपीटी का यूज़ किया। फिर जाके मैंने जीपीटी का यूज़ किया कि अब ये मेरी कहानी है, तुमने इसको चेंज नहीं करना, तुमने इसको सिर्फ इन्हेंस करना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं इसमें मिस्टेक है या कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक है या कोई टेंसेस वगैरह की मिस्टेक है तो तुम वो ठीक करो। उसके बाद फिर इस वजह से फिर मेरा मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जाके इस लेवल पे पहुंचा कि आज अगर मैं कहीं अप्लाई करती हूँ तो मुझे एटलीस्ट ये होता है कि यार मुझे यहाँ से इंशाल्लाह ताला एक्सेप्टेंस के चांसेस मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों बता रही हूँ, मैं तुम्हें इसके रीज़न भी बता देती हूँ। क्योंकि बच्चों ने मेरा बहुत दिमाग ख़राब कर देगा, हमारे लिए अप्लाई कर दो या हमारे लिए देखो यार मैं एजेंट नहीं हूँ, ठीक है ना, मैंने अपनी एजेंसी खोली हुई है। फिर वो मुझे कहते हैं चलो अपनी स्कीमें बेचना शुरू करो, भाई मेरे पास कोई स्कीम भी नहीं है। अब बात ये है कि मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि ये पूरे साल ना मैंने अपना बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है, मतलब वेस्ट नहीं किया, खैर चीज़ें सीखी भी है मैंने। पर अगर तुम एजेंट के चक्कर में जाते हो ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो तुमसे सिर्फ पैसे लेगा, ठीक है। तुम्हारी प्रोफाइल के अंदर वो यही सब करेगा जो तुम खुद कर सकते हो। तो तुम्हें बस ज़रा सा अपने हाथ पाँव हिलाने हैं, ठीक है। तुम्हें बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं तुम्हें मोटिवेट करती रहूँ, ठीक है। और बाकी तुम खुद कर सकते हो। आई नो यू ऑल गाइज कैन डू एनी थिंग, तुम सब कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस तुमने अपनी चीज़ें पूरी करनी है। और जो है अभी अगर तुम लोग ये कह रहे हो कि अभी हम स्टूडेंट हैं और अगर तुम्हारी जॉब भी नहीं है और तुम इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मतलब कि तुम कैसे अपने टेस्टेशन कंप्लीट करोगे और क्या करोगे, तो मेरा कहना तुम्हें यही है कि तुम अपनी डिग्री जो है ना उनकी कॉपी करवा लो और उनको नोटराइज करवा लो। क्योंकि अपनी ओरिजिनल डिग्री को नोटराइज नहीं जाके करवाने लगे ना तुम्हारी डिग्री ख़राब हो जाएगी। अपनी डिग्री की कॉपी करवा लो और उनको नोटराइज करवा लो फ़िलहाल, और उसकी बेस के ऊपर अप्लाई करो हर जगह, ठीक है। जब तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा अब तुम्हारे पास लेटर का भी आ गए हैं, तुम्हारे चांसेस बहुत अच्छे हैं, तुम अपना इंटरव्यू भी क्लियर कर लोगे, उसके बाद क्या नाम है तुम जो है ना जाके अपने डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन की तरफ जाना और बाकी सारे काम आहिस्ता आहिस्ता होते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और बाकी तुम लोग मुझे भी दुआओं में याद रखना और मेरे लिए भी अच्छी अच्छी दुआएं करना कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी मेरे हक में भी बेहतर कर दे। और मुझे सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।